नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एशियाई देशों की तरह अमेरिका में भी हो रही है नफरत की राजनीति। राष्ट्रपति पद के चुनाव की रेस में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप का बेतुका बयान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार, जमाते इस्लामी के नेताओं की फांसी का विरोध। और चीन में प्रदूषण की इंतहा, बीजिंग में जारी हुआ रेड अलर्ट। भारत में चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार का ऊल जलूल बयान देना कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर अक्सर उम्मीदवार जीत हासिल करने के लिए बेमतलब बयानबाजी करते हैं और लोगों को आपस में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो ऐसा अमेरिका में भी दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और वहां की सबसे लोकप्रिय रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दावेदारी हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे नेता डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद विवादित बयान दिया है। इस बयान पर पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। तो क्या है वो बयान और क्यों ट्रंप जैसी विवादित शख्सियत अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे आगे है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेमतलब की बयानबाजी का चलन जो अब तक भारत, पाकिस्तान और दूसरे एशियाई देशों में ही नजर आता था, अब वो अमेरिका में भी शुरू हो गया है। अमेरिका के सबसे बड़े बयान बहादुर बनते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अरबपति कारोबारी हैं। जब से वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की दौड़ में आगे आए हैं, उन्होंने कई बार विवादित बयान दिया है। कभी वो अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर ऊंची दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि मैं उन कंपनियों को कोई H-1B वीजा जारी नहीं करूंगा जो अमेरिकियों को निकालकर विदेशियों को नौकरी पर रखते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर अमेरिका में मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी जाएगी। I signed a pledge. That's why you have to be careful what pledges you sign, that I would support the Republican nominee. Now look, is it possible that you change your mind? Yeah. It takes something extreme to do it, but I will tell you, sir, there's no way that Donald Trump's going to be president. I've been saying that for weeks. I don't even take it seriously because he isn't going to win. It's not going to happen. And maybe we can all learn a little lesson from all of this. बेमतलब की बयानबाजी करना डोनाल्ड ट्रंप का शगल भी है और बुरी आदत भी। अपनी इस आदत के चलते उनकी कई बार किरकिरी हो चुकी है, लेकिन ट्रंप है कि मानते ही नहीं। हैरानी तो तब होती है जब ट्रंप जैसा रईस कारोबारी, जिसे बहुत से लोग सिरफिराबी करार दे रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की चुनावी रेस में सबसे आगे चल रहा है। मौजूदा बयानबाजी के चलते भी दुनिया के तमाम देश ट्रंप की मजम्मत में जुट गए हैं। उनकी ब्रिटेन में एंट्री पर बैन लगाए जाने की मांग हो रही है। उनकी ही पार्टी के एक और उम्मीदवार जेब बुश ने भी ट्रंप की आलोचना की है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भी ट्रंप को निशाने पर लिया है। There is nothing left to say about Donald Trump except that he is a disgusting, racist demagogue who has no business running for president, period. ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप के अपने शहर न्यूयॉर्क में भी उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उधर व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना की है, लेकिन ट्रंप ने अपना बयान वापस नहीं लिया है। उनका मानना है कि अमेरिकियों की सुरक्षा अहम मुद्दा है और उनके बयान का मकसद किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं है। वैसे रिपब्लिकन पार्टी में 65% लोग ट्रंप के समर्थन में हैं। इसके अलावा ट्रंप अमेरिका में रह रहे करीब 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासियों को वापस भेजना चाहते हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि दुनिया बेहतर होती अगर सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफी जिंदा होते। लगता है कि कुछ हटकर बातें कहना और धुआंधार बयानबाजी करना डोनाल्ड ट्रंप की आदत में शुमार है और नफरत बटोरकर ट्रंप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। एक तरफ पाकिस्तान अपने पड़ोसी भारत के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका एक और पड़ोसी बांग्लादेश उससे खासा नाराज चल रहा है।
दरअसल बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देकर पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबत बढ़ा ली है। बांग्लादेश में 1971 में हुई क्रांति को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और जमाते इस्लामी के नेताओं ने बहुत कोशिशें की। अब इनमें से कई लोगों को फांसी दी जा रही है, जिसके चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आ रही है। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में बैठक कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से अपने संबंधों की समीक्षा कर रहा था। खुद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका देश पाकिस्तान के साथ संबंधों की समीक्षा कर रहा है। बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम उनका दखल नहीं चाहते। वो जिस तरह फांसी पर लटकाए गए हमारे अपराधियों का बचाव कर रहे थे, वो हमें पसंद नहीं आया। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, तो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन पे उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सटीक है। ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, क्योंकि 1971 तो बहुत पुराना हो गया, और अगर पाकिस्तान आज भी उस पर रिएक्शन देता है तो इसका ये मतलब समझ में आता है कि आज भी पाकिस्तान बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र के रूप में, एक अलग कंट्री के रूप में, एक अलग देश के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि बांग्लादेश उसका एक प्रोविंस नहीं है, बल्कि एक अलग देश है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में तकरार तब शुरू हुई जब पाकिस्तान के जाने माने लोगों ने युद्ध अपराधी सलाउद्दीन कादिर चौधरी का बचाव किया। कादिर को 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में इस साल 22 नवंबर को फांसी दी गई थी। पाकिस्तान उसे और जमाते इस्लामी के नेता अली हसन मुजाहिद को बचाने की लगातार कोशिश कर रहा था। जब इन दोनों नेताओं को फांसी दी गई तो पाकिस्तान सरकार ने इस पर नाराजगी का इजहार किया। चिटागंग, ढाका, क्या किस बाजार की एक ही गली गवाह है कि हमारे 10,000 से ज्यादा शोहदा, अल-बदर और शम्स के शोहदा, वो रंग और नस्ल की बुनियाद पर नहीं लड़े, वो कौमियत की बुनियाद पर नहीं लड़े, माशी मुफादात के लिए नहीं लड़े, वो शहीद हो गए तो पाकिस्तान के लिए शहीद हो गए। इस्लामाबाद में जारी सरकारी बयान में फांसी को गलत कदम बताते हुए मुकदमों में कई खामियां गिनाई गई थीं। इस पर बांग्लादेशी ने पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया था। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान न केवल बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है, बल्कि इससे ये भी जाहिर होता है कि वो 1971 की ज्यादतियों में अपनी भूमिका को ढके छिपे तौर पर स्वीकार भी कर रहा है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम बनाने का दावा किया है। देश के टॉप लीडर किम जोंग उन ने कहा कि हाइड्रोजन बम के साथ हमारी एटमी ताकत और बढ़ गई है। बता दें कि नॉर्थ कोरिया पहले ही 3 न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग कर चुका है। नॉर्थ कोरिया ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाने के दावे करता रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बम का खुलासा पहली बार किया गया है। वॉशिंगटन ने नॉर्थ कोरिया के खतरनाक वेपन डेवलप करने का संदेह पहले ही जताया था। गौरतलब है कि हाइड्रोजन या थर्मो न्यूक्लियर बम में चेन रिएक्शन फ्यूजन होता है, जो न्यूक्लियर बम के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत से देशों की शेफ ने टोक्यो में हुए वाशुको कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसका मकसद जापानी खानपान को दुनिया भर के देशों में मशहूर बनाना था। ये आयोजन टोक्यो में कई सालों से किया जा रहा है। पिछले साल ये कंपटीशन थाईलैंड के एक नागरिक ने जीता था। थाईलैंड में ये जापानी व्यंजन काफी मशहूर है। थाईलैंड में कई रेस्टोरेंट हैं जहां खास तौर से वाशुको डिश परोसी जाती है। दरअसल थाईलैंड में बड़ी तादाद में जापानी मूल के लोग रहते हैं। अकेले बैंकॉक में ही 50,000 जापानी रहते हैं। जापान में कई रहस्यमय परंपराएं और धार्मिक स्थल भी हैं। जापान के दक्षिण पश्चिम में ऐसी ही एक जगह है शिकोकू। इसे 8वीं शताब्दी में मशहूर बौद्ध संत
कुकी ने बनवाया था। वो यहाँ अक्सर साधना के लिए आया करते थे। पहले यहाँ पर केवल बौद्ध सन्यासी ही जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ आम आदमियों को भी आने जाने की इजाजत है। यहाँ 88 मंदिर हैं और मान्यता के मुताबिक उनकी परिक्रमा पैदल ही करनी होती है। ये मंदिर काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं और पैदल यात्रा करने में लगभग 40 दिनों का वक्त लग जाता है। मशहूर टाइम पत्रिका ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को पर्सन ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया है। पत्रिका ने यूरोप के कर्ज संकट, शरणार्थी और प्रवासी संकट के साथ साथ यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप के दौरान मर्केल के नेतृत्व की तारीफ की है। दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल 61 वर्षीय मर्केल लगभग 3 दशक में टाइम पत्रिका की पहली महिला पर्सन ऑफ द ईयर है। इसके लिए मर्केल ने दुनिया के कुछ जाने माने नेताओं, मसलन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ISIS प्रमुख अबू बकर अल बगदादी और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार की होड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हाल ही में आम लोगों की तरह बच्चों के साथ बाजार में खरीदारी करते नजर आए। ओबामा अपनी बेटियों साशा और मालिया के साथ शॉपिंग करते और मौज मस्ती करते नजर आए। इस दौरान ओबामा ने 1-2 नहीं बल्कि 9 किताबें भी खरीदी, जिनमें भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की एक किताब भी शामिल है। इस दौरान जहां ओबामा पेमेंट करते नजर आए, तो वहीं उनके बच्चे आइसक्रीम का लुत्फ लेते दिखाई दिए। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। देश की राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन भारत के ही पड़ोसी चीन में भी प्रदूषण खतरनाक सतह तक पहुंच गया है। पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राजधानी बीजिंग के कई इलाकों में थोड़ी दूर तक देखना भी मुमकिन नहीं है। चीन में प्रदूषण की ऐसी इंतहा हो गई है कि राजधानी बीजिंग में पहली बार इसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दरअसल चीन दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करने वाला देश है और अब वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। 50 सालों तक कोयले के दम पर ऊंची विकास दर हासिल करने वाला चीन अब भारी मुसीबत में फंसा नजर आ रहा है। चीन की तेज रफ्तार तरक्की में प्रदूषण के कारण ब्रेक लग गए हैं। आतंकी खतरे को लेकर तो रेड अलर्ट जारी करने की बातें कई देशों में सुनाई देती हैं, लेकिन चीन में तो पॉल्यूशन को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायु प्रदूषण के लिए कुख्यात इस शहर में ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है। लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि जान की सलामती चाहते हो तो घरों में ही कैद रहो, नहीं तो ये प्रदूषण आपका दम घोंट सकता है। But for the first time ever, they've closed down all or most all of the schools in the city here, including Beijing Dafu. And what I've been told is that some students can come if they want to, or they can stay home if they want to. It's between them and their parents. But what I've seen inside is that there are no students in there and only a handful of teachers. चीन की सरकार ने लोगों को घरों में रहने की केवल सलाह ही नहीं दी है, बल्कि बीजिंग में स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बीजिंग शहर पर धुंध की ऐसी चादर फैल गई है कि लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। चीन में कारखानों और ट्रैफिक पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद काम धाम के लिए लोगों को घरों से तो निकलना ही पड़ेगा। बढ़ते प्रदूषण का असर साफ तौर पर देखा और महसूस किया जा सकता है। हमें मजबूरन घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि जल्द ही चीन के उत्तर और पश्चिम में रेगिस्तान फैलने का खतरा है, तो दक्षिण और पूरब में बाढ़ का। आज चीन के लोग दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा, जमीन और पानी का शिकार हैं। अर्थव्यवस्था के केंद्र में कोयले को रखने की आदत छोड़ने और इसकी जगह वैकल्पिक ऊर्जा अपनाने में चीन की कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी।
the central government, they know that actually climate change is no longer, or air pollution is no longer just an environmental or public health issue. It's actually hurting the economy as well. So I think they really know that. So I do think they would like to do something for it, but that's still not enough. That's what I would say. बीजिंग में सबसे खतरनाक प्रदूषण का स्तर प्रति घन मीटर 237 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इससे कैंसर हो सकता है। इसके अलावा दिल की बीमारी और दूसरी घातक बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। WHO और यूरोपीय संघ द्वारा प्रदूषण का स्तर प्रति घन मीटर 25 माइक्रोग्राम रखा गया है। अमेरिका में ये मानक और कड़ा है। यहाँ ये सीमा 12 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वैसे बात अगर दिल्ली की करें तो ये लगभग 400 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसका मतलब तो यही है कि राजधानी दिल्ली में हालात ने जानलेवा रुख इख्तियार कर लिया है। अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। स्टार वॉर सीरीज की नई फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार है और फैंस में इसे लेकर काफी उत्साह भी है। लॉस एंजलिस के चाइनीज थिएटर में फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले ही इसकी खास स्क्रीनिंग की जाएगी। इसे देखने के लिए चुनिंदा फैंस को भी बुलाया जाएगा। इसके लिए पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर पासेस भी बांटे जाएंगे। इसलिए फैंस टिकट पाने के लिए अब भी से जुट गए हैं। यहाँ लगभग 120 प्रशंसक तो ऐसे हैं जो लगातार कई दिनों से यही डटे हुए हैं, क्योंकि वो सबसे पहले ये फिल्म देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि स्टार वॉर सीरीज की अब तक की सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं और नई फिल्म स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स को भी जबरदस्त कामयाबी मिलने की उम्मीद है। फेमस रियलिटी स्टार किम कार्दाशियन और उनके रैपर पति कान्ये वेस्ट ने अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम रख दिया है। किम और कान्ये के बेटे का नाम सेंट वेस्ट रखा गया है। पिछले दिनों चर्चा थी कि उनके बेटे का नाम ईस्टन रखा जाएगा। साथ में ऐसे भी कयास लगाए गए कि शायद बच्चे का नाम साउथ वेस्ट रखा जाएगा। फिलहाल मॉम किम ने इन सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। बच्चे का नाम किम की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया। इसके पहले किम ने 5 दिसंबर को अपनी वेबसाइट पर बेटा होने की खुशी जाहिर की थी। मशहूर मॉडल और अदाकारा पामेला एंडरसन वो अंतिम महिला होंगी जो अडल्ट मैगजीन प्लेबॉय के लिए पोज देंगी। पिछले 60 सालों से छपती आ रही इस मशहूर मैगजीन ने अब महिलाओं के न्यूड फोटो ना छापने का फैसला किया है। इसलिए बेवॉच सीरियल की अदाकारा पामेला जनवरी एडिशन के लिए सनसनीखेज फोटोशूट करवाएंगी और उसके बाद से मैगजीन इस तरह की तस्वीरें छापना बंद कर देगी। हालांकि इसका प्रकाशन बंद नहीं होगा, लेकिन मैगजीन अब थोड़ी संस्कारी हो जाएगी। यानी अब से वो ग्लैमरस फोटो तो छापेगी, लेकिन नेकेड फोटो पब्लिश नहीं किए जाएंगे। हॉलीवुड में माचो मैन के नाम से मशहूर और कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर लंबे वक्त से पर्यावरण के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के दौरे पर आए इस सदाबहार कलाकार ने फ्रांस हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि वो अपना नुकसान करते हुए भी पर्यावरण को बचाने की कोशिश में लगी है। आर्नल्ड ने इस सिलसिले में फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वेल्स से मुलाकात की। आर्नल्ड ने कहा कि वो अन्य देशों के नेताओं से भी मिलकर उन्हें कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। मशहूर कॉमेडियन चार्ली शीन ने कुछ दिनों पहले इस बात का खुलासा किया था कि वो HIV से पीड़ित हैं। अब उनके इस खुलासे के बाद उनकी एक गर्लफ्रेंड ने चार्ली पर धोखा देने, संबंधों में लापरवाही बरतने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। स्कॉटनी रोज नामक इस महिला ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में चार्ली के खिलाफ याचिका दायर की है।
स्कॉटनी का कहना है कि चार्ली को पहले से पता था कि उन्हें एड्स है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर लापरवाही बरती और उन्हीं की वजह से आज मुझे भी ये बीमारी हो सकती है। चार्ली की मुश्किलें इन इल्जामों से और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन पर अपनी गर्लफ्रेंड का जबरन अबॉर्शन करवाने का भी इल्जाम है। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।